हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ पार्ट 2। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिस वीडियो में हमने इंटरनेशनल लॉ के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो आपका ये सब्जेक्ट है, वेदर आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हों या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक सब्जेक्ट है। इसीलिए हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है, लाइक एज सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नेचर और द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। इस तरह से बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। यूएन चार्टर को भी हमने अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो सभी वीडियोज़ हैं, सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा कर के सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख सकें, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। अब आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल of general principle of law recognized by civilized state। देखिए, जब भी आप MCQ सॉल्व करें तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लें तो यहाँ पर आपसे सही ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नॉट एन एग्जाम्पल, मीन्स जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो गलत ऑप्शन है आपको वो बताना है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका रूल ऑफ पैक्टा सुंट सर्वांडा, रूल ऑफ सेल्फ डिफेंस, रेबस सिक स्टेंटेबस और रेस जुडिकेटा। इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि सिविलाइज्ड स्टेट्स के द्वारा एक प्रिंसिपल नहीं माना जाता? इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो आपको ये भी समझ आएगा कि ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है। ओके, सो अगर आपने अच्छे से इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है या हमारे वीडियोस को देखा है, तो जब हमने सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ ये टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। और इस सोर्सेज में हमने कुछ केसेस भी डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर रेबस सिक स्टेंटेबस इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स नहीं है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, इसका ये एग्जाम्पल नहीं है। अब अगर देखिए आपको इस टर्म का मीनिंग पता है तो वीडियो को अभी पॉज करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसका क्या मीनिंग होता है। ओके, अगर आपका आंसर सही होगा सो वी विल पिन इट आउट। ओके, तो आई होप आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। सो इसका मीनिंग क्या है? रेबस सिक स्टेंटेबस का मतलब है कि देखिए, दो स्टेट्स जब भी कोई आपस में ट्रीटी करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी रही होंगी जिसके बेसिस पर वो ट्रीटी की जाती है। तो वो जो ट्रीटी है वो तभी तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक वो सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेंस में रहेंगे। अगर वो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जिसके बेसिस पर ट्रीटी की गई, अगर वो कंडीशंस ही अब नहीं रही, वैसी सिचुएशन ही अब नहीं रही, तो उस ट्रीटी का रहने का भी कोई मतलब नहीं है। उस ट्रीटी से विड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि अब सिचुएशन ही चेंज हो गई है। तो रेबस एक्सटेंटिबस का मतलब यही होता है कि जो ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उससे विड्रॉ किया जा सकता है अगर सर्कमस्टांसेस बदल जाएं तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेस जुडिकेटा, द पार्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वॉज हेल्ड इन विच
केस। केस लॉज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केस। देखिए, अगर आपने ये केस पहले नहीं पढ़ा है या आपके नोट्स में ये कहीं नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके अभी अपने नोट्स में इसको लिख लें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्रेस्क्रिप्शन प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड इन। प्रेस्क्रिप्शन का जो सिद्धांत है ये किस केस में अप्लाई किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस। नेक्स्ट इज इक्विटी प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड इन। इक्विटी का जो प्रिंसिपल है ये किस केस में अप्लाई किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ मैरीन बाउंड्री केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स आर। जुडिशियल डिसीजंस और ज्यूरिस्टिक वर्क्स जो हैं, जो ये क्या हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन किस तरह का सोर्स? अब देखिए, ये जो सोर्सेज हैं उसी के वेरियस टाइप्स को यहाँ पर ऑप्शंस में लिखा गया है कि क्या ये एक प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, या फिर ये एक सब्सिडरी या डायरेक्ट सोर्स हैं, या ये सिर्फ एक डायरेक्ट सोर्स हैं, या इन्हें एक मॉडर्न सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक सब्सिडियरी और डायरेक्ट सोर्स हैं ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर दो एक अलग सी टर्म्स आती हैं, कैल्वो क्लॉज एंड ड्रैगो डॉक्ट्राइन। ये जो टर्म्स हैं ये किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हैं? सो दीज आर कंसर्न्ड विद द राइटर्स एंड ज्यूरिस्ट। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7, द डिसीजंस एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑर्गन ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके द्वारा अगर कोई डिसीजन दिया गया है तो वो डिसीजन जो है उनका वो क्या कहलाया जाएगा? क्या वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, या वो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं है, या थर्ड पॉइंट इज़ कि वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लेकिन उसको हम एक डेवलपिंग सोर्स की कैटेगरी में रखेंगे, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ये एक डेवलपिंग सोर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। क्वेश्चन 8, द प्रोपोनेंट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी डू नॉट इंक्लूड। देखिए, मोनिस्टिक थ्योरी, डुअलिस्टिक थ्योरी ये भी हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको उसी समय वीडियो को पढ़ाते समय भी बताया था कि मोनिस्टिक थ्योरी, डुअलिस्टिक थ्योरी, इस तरह से जब इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंट थ्योरीज आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको पर्टिकुलर जो ज्यूरिस्ट हैं या प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए कि मोनिस्टिक थ्योरी को किसने सपोर्ट किया, डुअलिस्टिक थ्योरी को किसने सपोर्ट किया, किस पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट का जो ओपिनियन है वो किस तरह का था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी, वेस्टलेक। वेस्टलेक जो है ये मोनिस्टिक थ्योरी से कंसर्न्ड नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 9, दैट इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डुअलिस्टिक थ्योरी। डुअलिस्टिक थ्योरी जो है वो किसने दी? करेक्ट आंसर इज ट्रिपल एंड एंजिलोटी, इन्होंने डुअलिस्टिक थ्योरी दी। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 10, द स्पेसिफिक एडॉप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी इज गिवन बाय। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सॉरी, एमसीक्यू कुछ गलत ऑप्शंस बने हुए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इन विच केस जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी observed the Committee of Nations require the rules of international law may be accommodated in the municipal law। कि जो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम अपना म्यूनिसिपल लॉ मीन्स जो हमारे कंट्री के लॉज हैं उसके अंदर भी हम इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा किस पर्टिकुलर केस में कहा गया? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो पर्टिकुलर केस था वहाँ पर
ये बात कही गई। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 12। As far as the relationship between international law and municipal law is concerned, जब हम इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का जो रिलेशनशिप है इसको पढ़ते हैं तो कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो करेक्ट साबित होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिबिलिटी। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन मीन्स। देखिए यहाँ पर रिकॉग्निशन की एक डेफिनेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? सो दैट इज ऑप्शन ए, फिलिप जेसप। नेक्स्ट इज डिक्लेरेटरी थ्योरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एविडेंशियरी थ्योरी। जो डिक्लेरेटरी थ्योरी है जिसे कि एविडेंशियरी थ्योरी भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्रायरले। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ये कंस्ट्रक्ट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी हैज़ बीन एडवोकेटेड बाय, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी दी गई बाय ओपनहीम। ये सभी देखिए थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, ये सब हम अपने वीडियोस में जब हमने थ्योरी पार्ट किया था वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी भी एमसीक्यू में आपको ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ से पूछा गया है या हमने कभी पहले ये सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो आप जो हमारी थ्योरी वाली वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक में ऐसा लग रहा है तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सपोर्ट द डिक्लेरेटरी थ्योरी? जो डिक्लेरेटरी थ्योरी है, दीज आर द थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पर हम डिक्लेरेटरी थ्योरी पढ़ते हैं और डिक्लेरेटरी थ्योरी को सपोर्ट किया गया इन द केस ऑफ टिनोको कंसेशन। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन इज अ पॉलिटिकल और डिस्क्रिशनरी एक्ट। डिफरेंट थ्योरीज जो है रिकॉग्निशन की, उसमें से ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि इस बात को कहती है कि रिकॉग्निशन एक पॉलिटिकल या एक डिस्क्रिशनरी एक्ट है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फैकल्टेटिव थ्योरी। नेक्स्ट इज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रिकॉग्नाइज अदर स्टेट। ऐसा कहा गया किसी पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट के द्वारा कि एक स्टेट की ये कंपलसरी ड्यूटी है कि वो दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करे, उसके अस्तित्व को माने। दिस इज सेड बाय ओपनहीम, ऐसा ओपनहीम ने कहा। नेक्स्ट इज इफ ए स्टेट इज एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ यूएन। यदि किसी स्टेट को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य मान लिया जाता है तो इस बात का क्या मतलब होगा? क्या हम इसकी वजह से ऐसा कहें कि उस स्टेट को एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, या इसे इम्प्लाइड रिकॉग्निशन मानेंगे, या फिर ये कंडीशनल रिकॉग्निशन है, या नन ऑफ दीज? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यदि इसका मतलब नन ऑफ दीज है तो इस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा तो होता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसके अंदर किसी स्टेट को यूनाइटेड नेशंस का सदस्य मान लिया जाता है। तो इस तरह का जो रिकॉग्निशन है दैट इज सेड एज कलेक्टिव रिकॉग्निशन। ओके, यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको कलेक्टिव रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। ठीक है, इसे कलेक्टिव रिकॉग्निशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि ऑलरेडी यूएन की सदस्य थी, उन सभी ने कलेक्टिवली मिल करके किसी नई स्टेट को यूएन का सदस्य माना है, तो इसीलिए इसे कलेक्टिव रिकॉग्निशन कहा जाता है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 20। व्हेन अ न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड थ्रू रिवॉल्ट। जब कोई नया स्टेट अस्तित्व में आता है, लेकिन किस तरह से? किसी वॉर के द्वारा, रिवॉल्ट के द्वारा। तो ऐसे सिचुएशन में उस स्टेट को शुरुआत में जो रिकॉग्निशन दी जाती है दैट इज डी फैक्टो रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर आपका सॉरी इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंट इम्प्लाइज। रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज टेम्पररी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है इसके द्वारा।
नेक्स्ट, रेट्रोएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन, ये किस पर्टिकुलर केस में कहा गया? सो द करेक्ट आंसर इज सिविल एयर ट्रांसपोर्टेशन केस. नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड द सुप्रीमेसी ऑफ. इंडिया के अंदर हम किस तरह के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डी फैक्टो regime. The classical law of sea was dominated by. अब यहाँ से आपके अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जब हम लॉज ऑफ सी पढ़ते हैं तो वहाँ पर सी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वहाँ किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है? मेयर लिबरम, नॉन रेगुलेशन, लेज़े फेयर और ऑल ऑफ दीज. सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. The first UN कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशंस की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग द लॉज ऑफ सी को लेकर के, वो किस पर्टिकुलर ईयर में हुई? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज इन जेनेवा in 1958. Next is, in which session of the third UN conference on law of sea? देखिए इसे क्या कहा जाता है, यूजुअली आप पढ़ेंगे कहीं पर लिखा हुआ कि अनक्लोज. सो अनक्लोज का फुल फॉर्म ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉज ऑफ सी. तो जो इसकी थर्ड कॉन्फ्रेंस थी वो किस पर्टिकुलर ईयर में वहाँ पर एक कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया? सो यहाँ पर आपको ईयर याद होना चाहिए एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1982 सेशन. नेक्स्ट इज, इन विच केस द ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी वॉज एन इशू. ये भी देखिए टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप डिफरेंट सी जोन्स को पढ़ते हैं कि एक कॉन्टेगुअस जोन होता है या टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है, मैरिटाइम जोन क्या है. तो इस तरह से आपको वो टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए. एंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टेरिटोरियल सी का जो ब्रेड्थ है वो किस पर्टिकुलर केस में इशू में था, मतलब किस पर्टिकुलर केस में इस बात को लेकर के इशू अराइज हुआ था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस. देखिए इस वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जो कि केस लॉ के ऊपर बेस्ड हैं. तो अगर आप चाहते हैं तो हम इस तरह का भी एक वीडियो बना सकते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के जो भी इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं उन सभी को हम एक ही वीडियो में डील कर लें, सो दैट आपको जब भी अगर लगे कि आपको कोई केस याद करना है या कुछ भी, तो आप उसको अपने नोट्स बना सकते हैं कि जो भी केसेस हैं वो आपको सारे एक ही साथ मिल जाएंगे. तो अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं सो दैट हम इस तरह का भी एक वीडियो लेकर के आएँ आपके लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. इन टेरिटोरियल सी foreign submarines and other underwater vehicles are required. So ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, to navigate on the surface and show their flag. Next is, which concept was developed due to the inability of coastal states to ensure effective protection of all its interest. सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्टेगुअस जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पॉइंट से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज, विच यूएन कन्वेंशन गेव लीगल सैंक्टिटी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर्टिकुलर कन्वेंशन में उसको एक लीगल वैल्यू मिली? सो द करेक्ट आंसर इज Geneva Convention of 1958. Next is, the freedom of high seas is, option C is your correct answer, that the freedom of high seas जो है वो एक absolute freedom नहीं है, उसके ऊपर restrictions लगाई जा सकती हैं. Next, the purpose of United Nations, UN का जो purpose है वो क्या है? To maintain world peace. ये किसके द्वारा कहा गया? बाय केल्सन.
अंडर विच आर्टिकल ह्यूमन राइट्स हैव बीन मेंशन्ड इन यूएन चार्टर। देखिए यूएन चार्टर को भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 1 क्लॉज 3 जब आप देखते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स टर्म आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ यूएन इज, यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिस है वो क्या है। सो द बेसिस इज टू मेंटेन सॉवरन इक्वालिटी। अंडर आर्टिकल 5 ऑफ यूएन चार्टर अ मेंबर कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम। आर्टिकल 5 में हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप कि अगर आप यूएन के सदस्य हैं, कोई भी स्टेट यूनाइटेड नेशंस का अगर मेंबर है तो उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है फ्रॉम द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप। सो वो जो सस्पेंशन होगा वो किस तरह का सस्पेंशन है बेसिकली, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टेट के जो राइट्स और प्रिविलेजेस थे एज अ मेंबर, उन राइट्स और प्रिविलेजेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ईच मेंबर ऑफ जनरल असेंबली इज परमिटेड टू सेंड। जनरल असेंबली में जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं वो कितने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं, तो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट इज स्पेशल सेशंस ऑफ जनरल असेंबली कैन बी कन्वेन्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो स्पेशल सेशंस को अरेंज करा सकता है कि जो जनरल असेंबली है उसके कुछ ना कुछ स्पेशल सेशंस हों। बट वो स्पेशल सेशंस किस तरह से किए जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पर, या जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर, या एक मेंबर ने रिक्वेस्ट करी और उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने कनकर किया, उन्होंने भी माना कि हाँ ठीक है स्पेशल सेशन होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सभी तरीके हैं जिसके द्वारा स्पेशल सेशंस कन्वेन किए जा सकते हैं। जनरल असेंबली ऑफ यूएन कैन नॉट डिस्कस ऑन इट्स ओन। यूएन जनरल असेंबली अपने आप से किस पर्टिकुलर मुद्दे को डिस्कस नहीं कर सकती। सो अगर कोई भी इशू है रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो वहाँ पर एक तरह से वोटिंग होगी या फिर मेंबर्स के द्वारा मीटिंग को अरेंज कराया जाएगा, तब वहाँ पर डिस्कशंस होंगे। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ ग्रेट पावर यूनैनिमिटी मीन्स। इस पर्टिकुलर रूल का क्या मतलब है। सो इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ यूएन उनके द्वारा एक कंकरिंग वोट दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ ग्रेट पावर यूनैनिमिटी। अब आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें कि कौन कौन से वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ऑफ यूएन। ओके, आई होप ये आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 40। द वीटो पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रिजल्ट। वीटो पावर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि वीटो का क्या मतलब होता है। ओके, सो जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के उनके पास वीटो पावर होती है, तो उस वीटो पावर का वो किस तरह से यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि वीटो पावर का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को ब्लॉक किया जा सकता है कि अगर कोई सब्सटेंटिव मैटर है, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर डिसीजंस लिया जा रहा है, तो उस डिसीजन को ब्लॉक करने के लिए परमानेंट मेंबर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 41, दैट इज द पीस कीपिंग मशीन ऑफ यूएन। यूएन की जो पीस कीपिंग मशीन है इट ऑपरेट्स अंडर द, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, दैट इज सुपरविजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल।
नेक्स्ट इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो एक ऐसी पोस्ट है जिसको हम क्या कहेंगे कि क्या वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, या यूएन के चीफ कहलाए जाएंगे, या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में वर्क करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने सेक्रेटरी जनरल पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एट प्रेजेंट वो कौन है, किस कंट्री से आते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ आपका इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये आपका जीके का क्वेश्चन भी है। तो कई बार आपका कोई ऐसा अगर एग्ज़ाम है जहाँ पर जीके पूछा जा रहा है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें इसका आंसर। ओके देखिए जो भी करेक्ट आंसर्स होंगे उसको हम पिन अप कर देंगे, सो दैट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको आंसर नहीं पता तो वो उस पर्टिकुलर कमेंट से समझ सकता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। और अगर आपको नहीं भी पता है आंसर तो भी आप सर्च करें, सर्च करके फिर वीडियो में कमेंट करने की कोशिश करें इस तरह से, क्योंकि आपको याद रहेगा। ओके सो नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल व्हेन इंटरेस्टेड विद द सुपरविजन ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज। यहाँ पर इंटरेस्टेड होना चाहिए। ओके सो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है जब उसे स्ट्रेटेजिक कोई वर्क्स दिए जाते हैं तो अपने उन स्ट्रेटेजिक वर्क्स को ट्रस्टीशिप काउंसिल करता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ, किसके अथॉरिटी के अंडर, अंडर द अथॉरिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हैज़ टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द जनरल असेंबली। नेक्स्ट इज द एसेंशियल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन ऑफ द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, और उनका जो इलेक्शन होता है उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो उस मेजॉरिटी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वोट ऑफ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों की ही एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 46, दैट इज ड्यूरिंग द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ आईसीजे द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय। अगर जो आईसीजे के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उसको कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होती है तो यहाँ पर रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। आई एम सो सॉरी कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, आई होप आप समझ पाएंगे, कई बार टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं। ओके सो ड्यूरिंग द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है कि क्या आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर को डिसाइड करने का या फिर नहीं है, तो इस बात को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुद ही डिसाइड करेगा कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है। आई नो थोड़ा सा वियर्ड आपको लग रहा होगा कि उसके ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के क्वेश्चन अराइज हो रहा है और वो खुद ही डिसाइड करेगा, बट हाँ ऐसा ही है कि कोर्ट खुद ही डिसाइड करेगा इस बात को कि क्या कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47, द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ आईसीजे। आईसीजे का जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो कैन बी आस्क्ड ऑन, किस पर्टिकुलर इशू को लेकर के आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई एडवाइस ले सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज कोई भी लीगल क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं वो आईसीजे से एडवाइस ले सकते हैं। ये कुछ इस तरह के का ही है जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट किस तरह से एडवाइस ले सकते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज
द पावर ऑफ रिक्वेस्टिंग फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ ICJ इज इंटरेस्टेड टू। अब ICJ से एडवाइजरी ओपिनियन लेने की जो पावर है वो किसके पास है? क्या केवल जनरल असेंबली एडवाइस ले सकती है, या केवल सिक्योरिटी काउंसिल, या UN के जितने भी ऑर्गन्स हैं या अदर एजेंसीज हैं ये सभी ICJ से एडवाइस ले सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है कि ये सभी एडवाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इन ऑल लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स। कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर मैटर्स इंक्लूडेड हैं? क्या किसी ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन को लेकर के कोर्ट डिसाइड कर सकता है, या इंटरनेशनल लॉ के किसी प्रिंसिपल को लेकर अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, या द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, और ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट इज ICJ can also decide a case ex equo et bono। ये भी आपने जब हमने सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था तो वहीं पर इस पर्टिकुलर टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ICJ अगर चाहे तो वो किसी पर्टिकुलर केस को डिसाइड कर सकता है एक्स एक्वो एट बोनो। किस तरह से? या यदि वो पार्टीज एग्री करें तब, या अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिडर करता है इस चीज़ को कि हाँ हमें इसे डिसाइड करना चाहिए, या सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन पर, या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है कि इफ़ द पार्टीज एग्री देयरटू। तो यदि जो पार्टीज हैं टू दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट, जिनके बीच में वो मुद्दा अराइज हुआ है, अगर वो एग्री कर देती हैं कि हाँ हम तैयार हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस मैटर को डिसाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्वो एट बोनो। ओके, सो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। देखिए, अगर बिल्कुल भी आपको थोड़ा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो यू कैन हिट द लाइक बटन। ऑल्सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। ये हमने सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के MCQ डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत से अदर सब्जेक्ट्स के MCQ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। या फिर अगर किसी टॉपिक को लेकर के आपको कोई समझ नहीं आया है, कोई MCQ या कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, एंड एज फार एज द PDF इज़ कंसर्न, तो इसका जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ना केवल MCQ का PDF बल्कि बहुत से नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर देखिए आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है, थोड़ा भी लगता है अगर कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।